Good evening, all of you. Good evening, Prathamesh. Good evening, Aditi. Good evening, Sohani. Good evening, Seha. Good evening, Yogini. Good evening, all. Am I audible, all? Good evening, Sakshi. ओके चलो, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में जो है बेटा, हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किए हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमारा हो चुका है। ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे, लास्ट टाइम में। और करंटली अभी यहाँ पे हम लोगों का जो स्टार्ट है वो है क्या चीज, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, मींस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये हम लोग देख रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है, जैसे कि हम लोगों ने ब्लड से रिलेटेड जो भी हीमेटोलॉजी का पोर्शन जो हम लोगों ने स्टडी किए हैं, तो आज के इस सेशन में हम लोग ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, और एरिथ्रोब्लास्टिसिस फेटालिस क्या होती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ओके। और साथ ही साथ जो भी पोर्शन हुआ है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपका हर चीज क्लियर है या कुछ डाउट है? क्या रिवीजन लेना है या डायरेक्टली हम कंटिन्यू करें, क्योंकि आज का जो पोर्शन है बहुत बड़ा है, लेंदी है। रिस्पॉन्स करो जल्दी से, आगे बढ़ना है या फिर वही वाला पोर्शन जो है रिवाइज करना है? अदिति का रिस्पॉन्स है रिवीजन, बाकी लोग हेलो। प्रथमेश also wants revision, योगिनी रिवाइज, मयूरेश रिवाइज, प्रणय रिवाइज। ओके चलो, तो अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी पार्ट है, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं बोला आगे पढ़ा दो, सारे लोग यही बोल रहे हैं कि सर एक बार रिवीजन जो है वो नेसेसरी है। ठीक है, तो रिवीजन मींस जो भी ब्लड हम लोगों ने अभी तक के स्टडी किए हैं वहां से हम लोग जो है देखेंगे एक एक पोर्शन, और सारा पार्ट जो है हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन सारी चीजों को यहाँ पे हम लोगों को समझना है, और हम लोगों को यहाँ पे सारी चीजें जो है वो देखना है। जस्ट वेट, मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूं। ओके, क्या स्लाइड आप लोगों को दिखाई दे रहा है? पीडीएफ शेयर किया हूं, दिखाई दे रहा है? ब्लड सर्कुलेशन लिखा हुआ आ रहा है? ओके चलो, तो वेरी गुड। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग जो है जो स्टडी कर रहे हैं, यार कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कैसे यस बोले फिर? अब दिख रहा होगा। योगिनी को कैसे दिख रहा था बेटा? अभी जो डेटा शेयर किया मैंने, अब दिख रहा होगा। अंधेरे में तीर नहीं मारा करो, ठीक है? जो सही है वो बताया करो, वरना आपको प्रॉब्लम होगा। चलो, तो देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने अभी तक के जो स्टडी किए, मींस बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम लोगों ने जो पार्ट का स्टडी किए थे, जिसमें वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू मींस एक तो ब्लड और दूसरा लिम्फ होता है, ये हम लोगों ने देखे। जिसमें हम लोग यहाँ पे अभी ब्लड जो है इसका हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एक लिक्विड, दोनों भी बेटा लिक्विड है, जिसमें आप लिम्फ की बात करो या फिर आप ब्लड की बात करो, दोनों भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है बेटा फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, चाहे एनर्जी का फॉर्मेशन हो या किसी भी टाइप का ट्रांसपोर्ट हो, मेटाबॉलिक वेस्ट या न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो, इन सारे इसमें बेटा लिम्फ भी और ब्लड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम ब्लड की स्टडी से, और ब्लड का स्टडी करना ये कहलाता है हीमेटोलॉजी। और हीमेटोलॉजी जो है, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो होता है, ब्लड के यदि हम फॉर्मेशन की हम बात करें, तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मेरो में होता है, और इसके फॉर्मेशन के लिए ब्लड का जो फॉर्मेशन है उसके लिए एक टर्म रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे हीमोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हीमोपोएसिस। तो इसमें हमने आरबीसी का फॉर्मेशन देखे थे, तो आरबीसी का फॉर्मेशन देखे तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये होता है एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, क्या होगा? आरबीसी का फॉर्मेशन एरिथ्रोपोएसिस होता है, लेकिन कंप्लीट ब्लड का फॉर्मेशन जो है वो होता है क्या चीज? हीमोपोएसिस। ये हम लोगों ने इसके पहले स्टडी किए हुए हैं। फिर इसके बाद हम और भी आगे आते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि ब्लड का जो कलर है रेड, और पीएच जो है 7.4 होता है, मीन स्लाइटली एल्केलाइन।
वॉल्यूम्स जो है मेल और फीमेल में वेरी करता है, मींस मेल में जो है ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फीमेल। ब्लड से रिलेटेड यदि हम देखें तो ब्लड में बेटा जो है, ठीक है, जो भी मैं पार्ट हाईलाइट कर रहा हूं उसी पार्ट पे आपको फोकस करना है, ठीक, मींस कंपोजिशन। कंपोजिशन की हम बात करें तो इसमें हमने प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स देखे थे। प्लाज्मा का 55%, ब्लड कार्पसल्स जो है 45% होती है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आता है। ओके, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने प्लाज्मा पढ़े थे। प्लाज्मा मींस एक मैट्रिक्स जो कि पेल येलो कलर का या फिर स्ट्रॉ कलर का मैंने बताया था। स्ट्रॉ कलर मतलब जो सूखी हुई घास होती है ना, जिसका मटमेला सा कलर होता है, इसके समान यहाँ पे जो है प्लाज्मा का कलर होता है, मींस पेल येलो कलर हम कह सकते हैं। ओके, जिसमें 90 से 92% वाटर और 8 to 10% जो है सॉलिड पार्ट यहाँ पे होते हैं, ठीक, और उसके साथ बाकी जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये भी हम लोगों ने देखे थे बेटा प्लाज्मा में। फिर प्लाज्मा की कंपोजिशंस के बाद यहाँ पे हम लोगों ने इसका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट जो है, तो इसमें जैसे कि स्पेशली प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजन, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। एल्बुमिन्स की हम बात करें तो ये हमारे लीवर से ही सिंथेसिस होता है, सबसे कम जो है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन की हम बात करें तो वो है एल्बुमिन, ठीक है, जो कि जनरली हमारा ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मींस हमारा जो वाटर बैलेंस जो होता है, तो वाटर बैलेंस को जो मेंटेन करने में जो भी प्रोटीन हेल्प करेगा, उस प्रोटीन का नाम क्या है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एल्बुमिन आर द मेन प्रोटीन दैट रेगुलेट द ब्लड वॉल्यूम इन इनसाइड आवर बॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, बीसीओपी, ठीक है, बीसीओपी, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मींस मेंटेनेंस ऑफ, क्या कहेंगे बेटा हम, हमारा वाटर बैलेंस। क्या चीज, वाटर बैलेंस जो हमारे बॉडी में जो मेंटेन हो रहा है, ये कहलाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? आज यार स्ट्रेंथ कम दिखाई दे रही है, क्लास जल्दी हुआ, मैसेज नहीं आया आपको, ऐसा कुछ है क्या? रिस्पॉन्स करो जल्दी से, क्या प्रॉब्लम है? बाकी के बच्चे किधर है आज? सो रहे हैं, नींद नहीं भागी, ऐसा कुछ है? जागे नहीं है? चलो आई डोंट नो, उनका प्रॉब्लम है, बट आज का पोर्शन मिस हो जाएगा ऐसे में। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड थिंग यहाँ पे प्रोटीन हम लोगों ने देखे मींस एल्बुमिन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखे तो यहाँ पे आता है ग्लोबुलिन्स। क्या आता है? ग्लोबुलिन्स। अब ग्लोबुलिन्स की हम बात करें तो ग्लोबुलिन्स जो है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, जो कि लिवर में और साथ ही साथ लिम्फोइड ऑर्गन जो होता है, जैसे बोन मेरो हमारा एक लिम्फोइड ऑर्गन है, स्प्लीन जो है ये लिम्फोइड ऑर्गन है, एक लिम्फ नोड जो होते हैं ये भी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जो कि डिफेंस में हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, डिफेंस प्रोटीन भी हम इसे कहते हैं। तो अब ये जो डिफेंस प्रोटीन की यदि हम बात करें तो डिफेंस प्रोटीन मींस क्या, किस तरह से ये डिफेंस करेगा, तो इसमें अल्फा बीटा गामा ऐसे ग्लोबुलिन्स के टाइप्स होते हैं, बट हमको ये अल्फा बीटा नहीं पढ़ना है, हम लोगों को डायरेक्टली गामा ग्लोबुलिन्स पढ़ना है, जो डायरेक्टली बैक्टीरिया को और टॉक्सिक सब्सटेंसेस या वायरस को क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। हेलो, क्या आप सभी लोग क्लास में हैं? समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग में सारा डेटा जो है एक स्लाइड व्यू में रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा बोर्ड पे लिखूंगा तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। ओके, बट रिवीजन में आपका एक एक कंटेंट क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो, इसमें मैंने आपको ग्लोबुलिन्स के टाइप्स बताए थे, आईजीजी, आईजीए, एम, डी और ई, ठीक है। इस तरह से ये ग्लोबुलिन्स के टाइप्स है जो डायरेक्टली जस्ट लाइक एंटीबॉडी की तरह एक्ट करते हैं, जो हमारे जो भी बैक्टीरिया है उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की हम बात करें तो ये भी लीवर से ही प्रोड्यूस होते हैं। लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे? ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ये। ओके, तो ये तो था प्लाज्मा का पार्ट। प्लाज्मा के बाद अब हम लोग आएंगे फॉर्म एलिमेंट पे मींस ब्लड कार्पसल्स पर। ब्लड कार्पसल्स में सबसे पहले यदि हम देखें तो यहां पे आता है आरबीसी, ठीक है। क्या आएगा? आरबीसी आएगा। तो आरबीसी की यदि हम बात करें तो आरबीसी में देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स
जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। मैमेलियन आरबीसी जो है बाइकॉन्केव होती है। ठीक है, इस तरह से कुछ तो भी आरबीसी का हम शेप जो है ये कह सकते हैं। ठीक है, पहले तो न्यूक्लियस इसमें होता है जिसे एरिथ्रोब्लास्ट कहेंगे, बाद में न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, आरबीसी जो मैच्योर है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये हम लोगों ने पढ़े थे। तो अब देखिए जो टाइम है, एट द टाइम ऑफ ओरिजिन, येलो कलर से मैंने ऑलरेडी यहां पे हाईलाइट कर दिया हूं आप लोगों के लिए, एट द टाइम ऑफ ओरिजिन, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट ड्यूरिंग द मैच्योरेशन प्रोसेस आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। बाइकॉन्केव शेप होने की वजह से आरबीसी, देखो बेटा ये यदि हम आरबीसी की हम बात करें जिसमें न्यूक्लियस नहीं है लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, गोल्जी बॉडी भी नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, यहाँ पे ओनली क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ये बढ़ जाता है। यदि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता तो क्या होता बताओ, यदि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता तो सारा ऑक्सीजन तो माइटोकॉन्ड्रिया ही यूज कर लेता, फिर वो हमारे टिश्यू को कैसे डिलीवर करता, समझे। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, कैमल और लांबा जो है ये भी मैमल्स है। मैमलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है और बाइकॉन्केव होता है, बट कैमल और लामा ये भी मैमल्स है, बट इसका बाइकॉन्वेक्स ओवल शेप होता है। ठीक है, आरबीसी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आरबीसी में नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि बेटा कोई भी सेल विदाउट न्यूक्लियस सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन आरबीसी जो है इसमें न्यूक्लियस नहीं होने के बाद भी ये जो है सर्वाइव करता है। ये हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, इसका क्या फेट है। ठीक है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहां पर यदि हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है। ओके, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, देखो ये हम आरबीसी का यदि स्ट्रक्चर बनाए तो ये भी जो है सेल मेम्ब्रेन या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। और आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको एक्चुअली एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था, जिसके नाम पे इसे हम डोनम्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, डोनांस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हाईली परमिएबल होता है, मींस आपको मैंने याद होगा आप लोगों को एक पार्ट जो है वो स्टडी कराया था। ठीक है, ब्रीथिंग में हम लोगों ने देखे थे कि जब बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर रहता है तो ये बाहर जाता है और इसके अंदर क्लोराइड आयन ही आता है, क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म देखे थे। बट हम सोडियम क्लोराइड जो है तो NaCl है, तो सोडियम भी तो अंदर जा सकता था। ठीक है, बट सोडियम अंदर जा रहा था क्या बेटा, नहीं जा रहा था, क्लोराइड ही अंदर आ रहा था। बेटा आप लोग क्लास में हो ना, रिस्पॉन्स देते जाओ, यस नो में रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। ओके, हाँ, तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन जो उसको अपने में से पास होने देता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो है इसको अपने में से पास होने नहीं देता। तो इसके लिए बेटा ये साइंटिस्ट है, इन्होंने ही इसको डिस्कवर किए थे, उनके नाम पे आज हम लोग इसे डोनेंस फिनोमिना के नाम से जानते हैं। कौन सा फिनोमिना आएगा, डोनेंस फिनोमिना। समझ में आ गया ये वाला पार्ट। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया डोनेंस फिनोमिना क्या है, या फिर आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है उसे क्या कहते हैं, तो ये मालूम होना चाहिए। ओके, जनरली ऐसा पूछा नहीं जाता है, लेकिन मान लो बाई चांस आ गया तो आपका लेवल जो है बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ गया आज, समझे। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आप पीएचडी करने बैठ जाओ बायोलॉजी में, ऐसा नहीं करना है। रीजन जो ऑथेंटिक पॉइंट है जो जरूरी है वही पढ़ो, नहीं तो आप बोलोगे कि सर मैं तो बिल्कुल पीएचडी वाली बुक लेके बैठ गया, अब तो बायोलॉजी में इससे बाहर से कहीं आ ही नहीं सकता, अब बाद में एग्जाम आएगा तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये वाला डेटा तब तक ही सफिशियंट है जब आपको एनसीईआरटी याद हो गई है अच्छे से, वो भी एनसीईआरटी पूरा पढ़ लिए है, पूरा रिटर्न बिल्कुल आप कर सकते हो उसका बिना देखे, तो आप आगे बढ़ो, नहीं तो ये सारी चीजें जो है इसको छोड़ दो, समझे। फिर आप बोलोगे कि सर आप क्यों पढ़ा रहे हो। बेटा मेरे एक बैच में नियर अबाउट 50 स्टूडेंट के आसपास होते हैं, यदि तो इस 50 में से 25 स्टूडेंट जो है बहुत ही मीडियम लेवल के होते हैं, 10 स्टूडेंट थोड़े ब्रिलियंट होते हैं, हो सकता है 5 स्टूडेंट उससे ज्यादा ब्रिलियंट हो। मेरे पास सारे टाइप के लेवल के स्टूडेंट है, तो इसमें ये कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिसका एनसीईआरटी क्या उसके आगे भी पढ़ा दूं तो उनका सब याद हो जाता है, तो मैं तो सब लोगों के लिए लेक्चर डिलीवरी कर रहा हूं।
समझे? तो फिर आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे हैं छोड़ने के लिए, तो फिर वो भी छोड़ सकते हैं, हम भी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। हमेशा याद रखो, नीट में एनसीईआरटी लेवल पे ही क्वेश्चन आएंगे। पहली चीज, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, जो ऑथेंटिक पॉइंट्स है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आप पास्ट ईयर भी सॉल्व करोगे तो उससे रिलेटेड सारा जो क्वेश्चन है आपको मेरे लेक्चर्स में मिलेगा। आपको आपके लेवल पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा यदि कहीं जाना है तो जो मेरा लेक्चर है वो आप अटेंड करो, और जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं सिर्फ लेक्चर्स में उतना ही आपके लिए सफिशियंट है, ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है। ठीक, उसके साथ साथ मैं आपको ये ऑफिशियली जो मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मॉड्यूल्स पढ़ लोगे तो आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट मॉड्यूल्स में बहुत ज्यादा जोर नहीं देना, कुछ पार्ट उसमें छोड़ने का है और कुछ पार्ट उसमें पढ़ने का है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े, जितना समझो पढ़ लो। कुछ चीजें नहीं समझ रही है, एक बार डिस्कस कर लो मुझसे, सर ये पढ़े या इसको स्किप करना है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप पढ़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं टारगेट लेके चलता हूं 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में, और 360 तो 320 आप आसानी से बेटा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ले लोगे। 80 से 90% नीट में जो है वो आपका एनसीईआरटी ही है। ठीक है, 5 से लेकर 10% के आसपास जो एनसीईआरटी के बाहर आता है, ठीक है, ये ही आप लोगों को रैंक बना के देगा। लेकिन रैंक के चलते में बेटा आप 320 भी नहीं ला पा रहे हो, तो आपको ये सब नहीं पढ़ना है। आपको रैंक लाना है 320, तो आपको लगता है कॉन्फिडेंट तो आ जाएंगे और हम एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, तो इन एक्स्ट्रा डेटा पे आओ, नहीं तो छोड़ दो। समझ गए? और ये बात मैं ही नहीं, जितने भी आप एक्सपर्ट के पास जाओगे तो वो भी यही आपको बात बताएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो आरबीसी में जो हायर सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये एब्सेंट होता है। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। ठीक है, बाकी चीजें पढ़ने की नहीं है, बहुत सारा इसमें दिया हुआ है, इतना नीड नहीं है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पोर्शन पे। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए आरबीसी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये तो होती है, लेकिन क्रेब साइकिल नहीं होती है, जिसकी वजह से एटीपी तो यहाँ पे बनेगा, और ऑक्सीजन जो है इसका यूटिलाइजेशन जो है वो आगे हमारे जो सेल और टिश्यू है वहां पे डिलीवर हो जाएगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट में जो एनर्जी जो चाहिए वो, और ऑक्सीजन जो चाहिए वो एक सेल या फिर एक पर्टिकुलर जो टिश्यू है उससे ही मिलेगा। ओके, अब ये आरबीसी जो है, आरबीसी के सरफेस पे कुछ स्पेशल टाइप के फ्लैग होते हैं, एक स्पेशल टाइप के झंडे होते हैं जो आरबीसी की पहचान होती है, जिससे कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं? एंटीजन। और इसके हिसाब से हम लोग ब्लड ग्रुप जो है ये हम फाइंड कर सकते हैं। आपने देखे होंगे किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है, और किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होता है। तो इसका रीजन क्या है? तो ब्लड ग्रुप ए बी ओ ये जो है इसका हम रीजन देखें तो इसका रीजन यही है कि इसमें जो आरबीसी की जो सरफेस है वहां पे किसी ना किसी टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन को एजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलो लास्ट लाइन रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए, डोंट वरी, टेंशन ना लो, इतना कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है बेटा। ये जो आरबीसी की जो सरफेस होती है ना, ये ऐसी, तो इस सरफेस पे स्पेशल टाइप के ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इसमें। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पेशल टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसे हम लोग एंटीजन कहते हैं, जिसे एजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एंटीजन क्या होता है? जब मैं आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगा, अभी हमारा ब्लड ग्रुप नहीं हुआ इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो जब मैं ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगा तो उसमें आपका ये वाला पोर्शन जो है इस पे फोकस करके और भी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो अभी सिर्फ आप इतना ही याद रखो कि आरबीसी की सरफेस जहां पे स्पेशल एंटीजन है, हाँ सभी की बॉडी में होता है बेटा ये। हाँ, क्रेब मीन्स क्या होता है ये बता देता हूं। देखिए बेटा, जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है,
ग्लाइकोलाइसिस भी आपको मालूम है या नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है जनरली, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, ये हमारा ये सेल है। अब सेल में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी, क्योंकि सेल को नीड है किस चीज की, सेल को नीड है एनर्जी की। तो जो भी हम लोगों ने फूड खाए, कॉम्प्लेक्स फूड जो कि पहले स्टार्च के फॉर्म में था और फाइनली वो स्टार्च कन्वर्ट हुआ किसमें, ग्लूकोज में। तो अब ये जो ग्लूकोज है आप लोगों ने कंज्यूम कर लिए हो, कंज्यूम करने के बाद ग्लूकोज इस सेल में चला गया। अब यहां पे जाने के बाद ये जो ग्लूकोज है इसका ब्रेकडाउन होगा। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेक होके पायरुविक एसिड बनाता है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्म होना, इस फिनोमिना को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्योंकि जो ग्लूकोज है हमारे बॉडी में जाने के बाद फर्दर उसका ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि एनर्जी हमारे बॉडी में एटीपी के फॉर्म में बनेगी। तो उस ग्लूकोज से अब हमें एटीपी का फॉर्मेशन करना है। तो पहली चीज तो यहां पे प्रोसेस नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस होती है, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। कहां होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। फिर सेल के साइटोप्लाज्म में होने के बाद अभी सेल में यहां पे यदि हम देखें तो एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी ये जो साइटोप्लाज्म है यहां पे पायरुविक एसिड जो आया, ये इस साइटोप्लाज्म में से पायरुविक एसिड डायरेक्टली इस माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में यदि हम देखें तो इस तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है, इसको भी जूम करके हम देखेंगे तो इनर मेम्ब्रेन ऐसे फिंगर लाइक फोल्डिंग्स रहती है इसमें, और आउटर मेम्ब्रेन। तो यहां पे यदि जो पायरुविक एसिड आया है, इस पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन होता है और पायरुविक एसिड को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। वेरी गुड। तो जो पायरुविक एसिड है वो आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज करता है, उसी के साथ साथ यहाँ पे वाटर भी रिलीज होता है और फाइनली यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है यहाँ पे जस्ट लाइक ऐसे साइकिल के फॉर्म में प्रोसेस हो रही होती है, ठीक। और इस प्रोसेस को TCA कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैंस क्रेब उन्होंने डिस्कवर्ड किया था, इसलिए हम इनके नेम पर ही इसे क्रेब साइकिल भी कहते हैं। रेली समझा? ओके चलो, किसी का डाउट आया था रेली का, मैंने आपको ये सारा पार्ट एक्सप्लेन किया। वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं जो हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक, तो अभी देखिए बेटा, यहां पे जैसे कि अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे थे, तो इसमें नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा क्या चीज बेटा, सिंगल आरबीसी जो है यहाँ पे पेल येलो कलर का व्हाइट ग्रुप ऑफ आरबीसी भी अपीयर होता है। देखो सॉरी क्या बोलना चाह रहा हूं, यदि आरबीसी ऐसी सिंगल रही तो ये हमें पेल येलो कलर की दिखेगी, लेकिन जब ये आरबीसी ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट होती है तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ग्रुप ऑफ आरबीसी जो है वो रेड कलर के दिखती है। ये भी एक क्वेश्चन यदि ट्विस्ट करके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको जो है ये आ सकता है, तो ये मालूम होना चाहिए। ठीक है बेटा, समझा? आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना है? इसके पहले के स्लाइड से ये यहां तक के जो भी बताया सारी चीजें क्लियर है? सिर्फ रेली का रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी लोग भी रिस्पॉन्स दे दो जल्दी से। अदिति का रिस्पॉन्स आया, सुहानी, कनिका, जानवी, साक्षी, प्रिया, वैभवी, योगिनी। ओके बेटा, वेरी गुड। चलो तो कंटिन्यू करते हैं अभी हम आगे का पोर्शन। अब हम जानते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या चीज? आरबीसी में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। मयूरेश बेटा क्या बोलना चाह रहे हो, मैं नहीं समझा, स्पेसिफाई योर डाउट। अच्छा क्लियर है, अच्छा यस लिखे हो आपने। अब लैंग्वेज फॉन्ट आपने ऐसा यूज किया तो मुझे लगा क्या है, क्योंकि वो जो है आपने ऐसा लिखे है
तो यहाँ पे देखो गामा डेल्टा एप्सिलॉन ये टर्मिनोलॉजी दिख रही है मुझे, ठीक है। ओके, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा थोड़ी देर पहले आया ना, गामा ग्लोबुलिन्स भी आया है, अल्फा बीटा गामा। हाँ चलो, तो अभी देखिए हम जानते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन दो कंपोनेंट से बना है, एक तो हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीम इसमें होगा और ग्लोबिन पार्ट होता है। तो हीम जो है बेटा ये आयरन कंटेनिंग पोर्शन हो गया, और ग्लोबिन जो है ये क्या हो गया, उसका प्रोटीन पार्ट हो गया। समझे? तो इस तरह से हीमोग्लोबिन जो है, तो हीम जो है बेटा आयरन, ठीक। आपको मैंने वैसे भी जब ब्रीथिंग पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है इसमें जैसे कि आयरन कंपोनेंट जो है ऐसे 4 आयरन होता है जिससे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, याद होगा। तो इस तरह से एक हीमोग्लोबिन जो है इसमें टोटल कितनी बेटा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। समझे? मतलब एक जो ग्लोबिन पार्ट जो है, जैसे कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की हम बात करें तो इससे 1 2 3 4 मींस ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें कितनी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, पॉली मतलब बहुत सारे प्रोटीन की चेन होती है। तो कितनी रहेंगी ऐसे 4 चेन होती है, जिसमें से बेटा 2 अल्फा रहेंगी और 2 कैसी रहती है, बीटा रहती है। अब अल्फा और बीटा ये प्रोटीन की चेन है तो ऑब्वियसली ये अमीनो एसिड से बना हुआ है। अब अमीनो एसिड से बना है तो 141 और 146 अमीनो एसिड रेसिड्यू जो है इसकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होगा। समझे? तो देखो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया यहां पर वो समझा देता हूं, ठीक है। यहां पे अभी मैंने आप लोगों को जो भी पार्ट जो समझाया, जस्ट वेट, क्या हो रहा है ये, हाँ। तो इसमें मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया बेटा कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, क्या चीज, जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है जिसमें 2 अल्फा और साथ ही साथ जो है क्या चीज 2 बीटा होती है, ठीक है। यहां पे समझ लेते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, थोड़ी देर के बाद सही हो जाएगा। ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में एक जो पार्ट है वो कैसा है, हीम पार्ट है। दूसरा जो पार्ट है वो कैसा है, ग्लोबिन पार्ट है। ग्लोबिन मींस ये हो गया प्रोटीन पार्ट, और हीम मतलब आयरन कंटेनिंग पार्ट हो गया। आयरन कंटेनिंग जो पोर्शन होता है जिसकी वजह से ये क्या है, पोरफायरिन कहलाएगा। यार आप लोगों को दिख रहा है क्या? ये देखो ये हीमोग्लोबिन है, इसमें ये हीम है, ये ग्लोबिन है। तो इसमें हीम जो आयरन पोर्शन हो गया, और ये जो है ये प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन है ये कितने 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हीमोग्लोबिन में होंगी। कितनी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये 4 जो रहती है इसमें से 2 अल्फा आती है और 2 बीटा चेन होती है। समझ में आएगा बेटा इतना, अल्फा और बीटा क्या होता है? तो इस तरह से अल्फा और बीटा चेन की हम बात करें तो जो अल्फा चेन होती है ये 141 अमीनो एसिड से बनी होती है। कितने? 141। और बीटा चेन होती है 146 अमीनो एसिड रेसिड्यू से मिलकर बनी हुई। समझा इतना पोर्शन? क्लियर हुआ? रिस्पॉन्स करो। चलो ऑलमोस्ट सभी के क्लियर है सारे पॉइंट्स। ओके वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो कहां तक पहुंच गए अभी तक के हम लोग? अभी तक के हम लोगों ने आरबीसीज देख लिए, ब्लड कार्पसल्स देख लिए, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन से रिलेटेड मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा था। तो अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड, बीटा चेन 146 अमीनो एसिड है, बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। एग्जाम में इतना नहीं आएगा आपको, जो आएगा वही मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आरबीसी का साइज जो है और शेप पे हम आते हैं। तो साइज की बात करें तो साइज जो है 7.5 माइक्रोन के आसपास होता है, बाइकॉन्केव होता है, ये मैंने बताया था। सिकल सेल एनीमिया लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट इसे बोल रहे थे क्या होता है, तो जब आरबीसी देखो जनरली ये ऐसे बाइकॉन्केव होती है, बट कभी कभी कुछ आरबीसी जो है बेटा ऐसे सिकल शेप हो जाती है, हाफ मून शेप हो जाती है। जैसे मून ऐसा होता है ना, तो उसका हाफ मून शेप जो है इस तरह से आरबीसी हो जाती है।
तो वो सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जेनेटिक्स में मैं आप लोगों को क्या होता है कैसे होता है ये वहां पे समझाऊंगा। लाइफ स्पैन हम लोगों ने देखे थे, आरबीसी का जो होता है 120 डेज होता है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी की है। फिर इसके बाद आरबीसी के काउंट्स हम लोगों ने देखे थे, तो आरबीसी काउंट्स में हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए थे, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे थे कि पहली चीज तो आरबीसी जो है मेल फीमेल, ठीक है, 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर बताया था, ठीक है। बाकी हमको न्यूबॉर्न रैबिट फ्रॉग की जरूरत नहीं है, ठीक है। आरबीसी काउंट्स जो है कम या ज्यादा, मतलब यदि डिक्रीज होता है तो इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। कब कब डिक्रीज हो सकता है, वाट एक तो विटामिन B12 नहीं मिल रहा हो, ये बहुत जरूरी होता है बेटा, आयरन नहीं मिल रहा हो, या ब्लड का बहुत ज्यादा लॉस हो, तो तीनों भी कंडीशन में एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई तो उससे जो एनीमिया होता है उसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और इसी के लिए मैंने एक टर्म आपको बताया था, इसे क्या कहते हैं, पर्नीसियस एनीमिया भी कहते हैं। आयरन रहा तो इसकी वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है, और ब्लड लॉस हुआ तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। ये जो टर्म है ये यहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन पे। तो आरबीसी के फॉर्मेशन पे मैंने आपको बताया था कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उसे एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, याद आ रहा है। और एक एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन जहां पे एरिथ्रोपोएसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कौन से है, चलो बताओ बेटा, एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कौन से होंगे। एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन मतलब जहां पे आरबीसी बन रही है। जनरली जब फिटस या एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आरबीसी का जो फॉर्मेशन जो होता है वो यॉर्क सैक में होता है, ठीक है। तो ये एक फिटस के लिए बेटा एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन है। बट न्यूबॉर्न या बेबी जब डेवलप हो गया तो उसमें जो आरबीसी का फॉर्मेशन है उसके लिए लीवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा और थाइमस ग्लैंड, ये सारे ऑर्गन्स जो है जहां पे आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से इसे एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कहते हैं, समझे। तो सिंगल सबसे पहले जो आरबीसी जो बन रही है वो कहां पे बनेगी, यॉर्क सैक में बनेगी, ठीक है। किडनी बेटा सिर्फ हार्मोन जो है वो देता है आरबीसी बनने के लिए, किडनी में आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, समझे। और आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो कहां पर होता है बताओ, आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है ये कहां पे होगा, वेरी गुड, स्प्लीन में होता है, जिसकी वजह से इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। साथ ही साथ देखो एक्सेस यदि ब्लड रहा ना तो ये हमारे स्प्लीन में ही जाके स्टोर होता है, तो इसकी वजह से इसे ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि हमारे बॉडी का ब्लड बैंक जो है वो क्या है, तो ब्लड बैंक ऑफ बॉडी जो है वो क्या होता है, स्प्लीन है, ठीक है। तो ये है बेटा हमारा आरबीसी से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है। प्लाज्मा हमने सबसे पहले देखे, प्लाज्मा में रहने वाले प्रोटीन देखे, आरबीसी जिसमें हमने उसका फॉर्मेशन, उसका प्रोसेस और ये सारे इंफॉर्मेशन देखे। अब हम लोग आते हैं डब्ल्यूबीसी पे, इसलिए मैंने कहा था कि एक टेबल फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे तो आपको इजी जाएगा। तो इस तरह से टेबल फॉर्मेट में हमने स्टडी किए हैं और ये सारी चीजें हमने देखी है वहां पर। कंपैरिजन में स्टडी अच्छी होती है, चीजें याद अच्छे से रहता है, समझे। तो आज शायद रिवीजन ही हो पाएगा, तो हम रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं और कल के लेक्चर्स में जो है हम ब्लड कोएगुलेशन और बाकी का इंफॉर्मेशन देख लेंगे। ओके, आर यू एग्री। और आपको याद होगा कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछने वाला था, ठीक। और क्वेश्चंस का जो है ये नहीं सोचना कि कोई स्पेशल शेड्यूल रहेगा, क्वेश्चंस कभी भी पूछ सकता हूं मैं आप लोगों से, आप लोगों को रेडी रहना है, हर क्लास का पढ़ के रखना है आपको। चलो, तो अभी यहाँ पे WBC जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसके नंबर्स हम देखें तो 6000 से लेकर 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है।
नंबर यदि इंक्रीज होता है तो ल्यूकोसाइटोसिस और डिक्रीज होता है तो ल्यूकोसाइटोपिनिया कहलाते हैं। इंक्रीज कब होगा बेटा? जब किसी वायरस या फिर बैक्टीरिया का हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होगा तब। कल से 4:30 को ही क्लास होगा। ऐसे कितने लोग हैं आज जो 4:30 को ज्वाइन नहीं कर पाए? हैंड रेस करो। अभी भी 36 स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे, है ना? आ गए लगभग सारे। बहुत से लोग ज्वाइन नहीं किए थे टाइम पे। कितने लोगों को याद नहीं था? समीक्षा, रंजन, वैभव, आप लोगों को मैसेज नहीं मिला क्या? संकेत, मिथिला, चलो ठीक है। कल से 4:30 को क्लास रहेगा और टाइम पे ज्वाइन करना है। बहुत सारा पोर्शन मैंने रिवाइज करा दिया हूं आज, ठीक है? ओके, मैसेज देखे नहीं होंगे या गलत फहमी में रहे होंगे आप लोग की क्लास तो 5 बजे होता है, बस डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे हम, ऐसा हुआ होगा, है ना? ग्रुप में मैसेजेस देखते नहीं हो आप लोग, बस लिंक क्लिक किए और क्लास ज्वाइन किए। कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहा तो कोई मतलब नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने आप लोगों का एक स्पेशल सेशन लिया था जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे दिया था, और स्पेशल सेशन जो लिया था मैंने उसमें आप लोगों के जो सीनियर, जो हमारे नीट 2020 रिजल्ट जो था, ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि नहीं आई डोंट नो, तो उसमें मैंने उन लोगों को बुलाया था जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहे और कुछ क्वेरीज रहे, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ उनका कांटेक्ट कराया था। क्या आप लोग थे उसमें? कितने लोग थे? हैंड रेस करो। मैथिली आप थे क्या बेटा? नहीं थे। अदिति नहीं थी, प्रथमेश नहीं था, सुहानी नहीं था, रेली भी नहीं थी, प्रणय भी नहीं था, कनिका भी नहीं थी, जानवी भी नहीं थी, ओ वैभव नहीं था, योगिनी भी नहीं थी, लावण्या भी नहीं थी, यामिनी भी नहीं थी, वैष्णवी भी नहीं थी, संकेत भी नहीं थे। ओहो, क्या रीजन था नहीं रहने का? आप में से कितने लोग हैं जो टेलीग्राम चैनल जो है हमारा नीट का डोज ये है, और साथ ही साथ एक नीट अपडेट करके एक टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लिए हो? और कितने लोग ज्वाइन नहीं किए हो? रैली को पता नहीं। साक्षी, साक्षी थी बेटा, वेरी गुड बेटा। वैभव ज्वाइन किया है, प्रियदर्शनी ज्वाइन है, प्रिया ज्वाइन है, संकेत ज्वाइन है, लावण्या ज्वाइन है, योगिनी है। फिर आप लोगों को पता क्यों नहीं चला? रंजन आप भी थे, वेरी गुड। ज्वाइन किया है नीट का डोज, वैष्णवी वेरी गुड, श्रेया भी ज्वाइन की है, चलो अच्छी बात है। यामिनी भी ज्वाइन की, एक चैनल ज्वाइन है, ठीक है। प्रणय भी ज्वाइन किया है, चलो ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छी बात है आप लोग ज्वाइन किए हो तो ठीक है। अब ज्वाइन किए हैं ये बहुत अच्छी बात है, बट यहां पे आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो, मैंने एक सेशन लिया था। सिर्फ ज्वाइन कर लेने से कुछ नहीं होता है, आप लोगों को कुछ ग्रुप में अपडेट आते हैं तो वो देखना होता है। आप लोग उस टाइम पे उस सेशन में रहते तो बेटा आपका उनके साथ एक पर्सनल कांटेक्ट हो जाता। अब वो जब वो मेडिकल कॉलेज में, जीएमसी में या अच्छी जगह पे जाके जब वो एमबीबीएस कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप उस टाइम पे उनसे मिले होते, आपकी उनसे बातचीत हुई रहती तो वो आपको जानते थे, और साथ ही साथ आपको एक हेल्प कर सकते थे कि कैसे पढ़ना है, या फिर आगे फर्दर जो है कुछ क्वेरीज रहे तो वो आपको हेल्प कर सकते थे। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी क्या बेटा? मैंने जो सेशन लिया था उसमें मोर देन 100 स्टूडेंट या नियर अबाउट 100 स्टूडेंट तो ज्वाइन किए थे, उसमें नहीं मिला था। इसका मतलब यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हो तो उसमें आप लोग जो है ध्यान नहीं देते होंगे। 4:30 से मैंने सेशन लिया था, रोज नहीं देखते टेलीग्राम, चलो अच्छी बात है। हाँ, किसी का लेक्चर चालू था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, बट आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो चाहो तो, ठीक है, ऑडिबल रिकॉर्डिंग है।
व्हाट्सएप पे लिंक नहीं आई थी, कुछ स्पेशल सेशन का मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। मेरे तरफ से पर्सनल ही था ना बेटा, कुछ पर्सनल चीजें हैं जो मैं आपको डायरेक्ट अपने लेवल पे करा रहा हूं, तो वो सारी चीजों को व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप में ऐसा गार्बेज बनाने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं किए ज्वाइन तो कुछ नहीं होता, बट नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब स्पेशल क्लास बेटा वो अब ऐसे बता के नहीं होंगी ना, यदि किसी से कांटेक्ट हुआ, वो लोग आते हैं क्लास में, तो उनके साथ मैं आपका क्लास कंडक्ट करूंगा, ऑर्गेनाइज कराऊंगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो यदि कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये कर लो, नहीं मालूम है तो मुझसे पूछो। ठीक, और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं और मुझे अपने सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ाना है, कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ाना रहता तो अभी तक के आपको लाखों में मिलते। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ज्वाइन कराता हूं जो अपने एकेडमिक स्टूडेंट है और स्पेशली जो मुझसे पढ़ रहे हैं, समझे। जनरली मैं बैच 1 और बैच 2 में मेरा क्लास नहीं रहता, तो बैच 1 और बैच 2 के कोई भी स्टूडेंट आपको इस ग्रुप में नहीं मिलेंगे, समझे। लेकिन मेरा बैच 3, बैच 4 और बैच 5 ये मेरा ग्रुप है, मतलब इन लोगों का मैं क्लास ले रहा हूं, तो मैं आप लोगों के एक फैसिलिटी के लिए बेटा वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि कुछ एक्सीडेंटल डेटा लॉस भी हो जाए तो आपका टेलीग्राम जो है उसका सारा डेटा क्लाउड पे स्टोर होता है, समझे। ये मैंने कोई पर्सनल अपने लिए ये चैनल नहीं बनाया है, इसका डेटा क्लाउड पे रहता है। और फोन फॉर्मेट हो गया, हैंग हो गया, चोरी हो गया या कुछ भी हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट आपको मालूम है वायरस तो कभी भी आते हैं। और फोन का जो है लाइफ लाइन ज्यादा नहीं है, या फिर कभी आपका फोन आपके ब्रदर सिस्टर या फादर लेके चले गए और आपको दूसरी जगह से ऑपरेट करना है, तो टेलीग्राम एक ऐसी चीज है जो आप कहीं से भी ऑपरेट करके, या फिर यूट्यूब एक ऐसी चीज है जो आप कहीं से भी ऑपरेट करके आपका डेटा उसी टाइम पे आप लेकर के स्टडी कर सकते हो, आपका एक दिन वेस्ट नहीं होगा, है ना। जो लोग इसे यूज करते हैं उसे मालूम है। तो मैं टेलीग्राम और यूट्यूब की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, किसी को लगता होगा कि सर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो आपकी थिंकिंग है, आपकी थॉट है। ठीक है, बट मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि टेलीग्राम और यूट्यूबर, इसके बाद मैंने एक लिंक जो प्रोवाइड किया tiny.cc करके। ठीक है, तो इस लिंक में जितना भी अब तक जो लेक्चर्स होते हैं वो सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग और पीडीएफ का जो लिंक है वहां पे एक सिंगल क्लिक पे आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसका फायदा उठाइए, ये आप लोगों के लिए ही बनाया है। और टेलीग्राम में मैं साथ ही साथ हैशटैग भी मैं यूज करता हूं। यदि आपका बैच 5 है तो वहां पे आपको बैच 5 ही मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपके बैच से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स रहेंगे सिर्फ वही मिलेगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो। ये ऑपरेट करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मुझसे पूछो कि सर इसका मीनिंग क्या होता है ये हैशटैग जो है। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी का डेटा चाहिए, या आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग से रिलेटेड ही सारा डेटा चाहिए, तो आपको सिर्फ वो पार्ट पे क्लिक करोगे ना तो सिर्फ वही आएगा। तो आप देखोगे टेलीग्राम पे सर आप 11 भी डाल रहे हैं, 12 भी डाल रहे हैं, रिपीटर भी डाल रहे हैं, इतना सारा वहां पे डेटा, हम क्या क्या पढ़े समझे, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें मिल रही है, क्योंकि अभी आप जस्ट ज्वाइन किए हो, लेकिन आपको 1 साल या 2 साल के बाद वो सारी चीजें देखना रहा तो आपको एक ही जगह पे सारा पोर्शन मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा और ये हैशटैग को समझना पड़ेगा। किसी को नहीं समझता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कॉल करो, मैसेज करो, अभी पूछो, जो भी है, ठीक, जैसा भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो आगे पढ़ते हैं, बातें तो होती ही रहेगी। आगे कुछ स्पेशल सेशन रहा तो टेलीग्राम पे अपडेट रहो, ऐसा ना हो कि आप 1 महीने में एक बार टेलीग्राम चेक करते होंगे। ठीक है, जबकि लिंक तो हर दिन के लिए डालता हूं, और हर दिन जब क्लास होता है तो उसके बाद कुछ मिलता है तो देख लो, कुछ आपके काम का तो नहीं है। ठीक है बेटा, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी बेटा एक काम करो, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, वो हैंड रेस कर लो, मुझे मालूम तो होना चाहिए। ऐसा बेटा मेरे तरफ से फोर्स नहीं कि करो ही, ठीक, बट आपकी चॉइस है और आपकी फैसिलिटी है। श्रेया, और कोई है, ऐसा कोई है जो नहीं किए ज्वाइन, उन्हें नहीं पता है ज्वाइन कैसे करते, उन्हें नहीं मालूम है उसका इंफॉर्मेशन। एक श्रेया है, इसके अलावा और कोई है? बाकी सभी लोग कर लिए हैं। अच्छा किए हो श्रेया, अच्छा नहीं किए वाला बोल रहा बेटा मैं,
हैंड ओवर कर दो फिर। चलो नहीं किए वाले कोई भी नहीं है, ठीक। उसी के साथ साथ मैं यूट्यूब की कभी कभी लिंक नहीं भेजता हूं। यदि आपने इससे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे प्रेस किए होंगे तो लिंक डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके फोन के नोटिफिकेशन में, ठीक है, यहां पे आप लोगों को मिल जाता है। क्या सभी लोगों को मिलता है? क्या सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लिए हैं, या ऐसा कोई है जिसे नहीं मिलता? चलो, तो बाई चांस कभी लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भी आया या टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट नहीं भी हुआ, तो आप वहां से उस डेटा को लेकर के स्टडी कर लेते हो। क्या ये आता है आपको कैसे करना है? आज की जनरेशन को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग टेक्नोलॉजी को हेटेट करते हैं। मैथिली ज्वाइन किया है पर यूज करना नहीं आता टेलीग्राम। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैथिली आप मुझे कॉल करो या फिर मैसेज करो, मैं आपको समझा दूंगा कैसे है, या फिर मैं वीडियो शेयर करके समझा दूंगा कि कैसे उसे यूज करते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, हर किसी को हर चीज नहीं आती है, मुझे भी सारी चीजें नहीं आती थी, बट धीरे धीरे मैं भी सीखा, ऐसा आप भी सीखोगे। ये लाइफ की फर्स्ट स्टेज है बेटा, जहां पे हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखना है। लर्निंग ही अर्निंग है, हमेशा याद रखना। और लाइफ में जो भी चांस जहां से सीखने को मिलता है वो लो, हर चीज, और वो अपने एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो तो मालूम होना ही चाहिए। और आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी के साथ रहो तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे, टेक्नोलॉजी नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं रहती तो आज आप पढ़ नहीं रहे होते बेटा। आपको क्लास पे लिंक पे क्लिक करके क्लास ज्वाइन करना नहीं आता तो आज आप ये क्लास अटेंड नहीं कर रहे होते। ठीक है, चलो बातें तो होते ही रहेंगी, चालू करें अपने स्टडी। ओके, चलो तो फाइनली अब हम डब्ल्यूबीसी पे आएंगे। तो डब्ल्यूबीसी के हम लोगों ने काउंट्स देखे थे, 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। अब कभी जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया यदि आ गया, तो बैक्टीरिया आने के बाद हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट करता है। आपने देखे होंगे कुछ स्वेलिंग आती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, फीवर आता है। क्या हो रहा है? हमारा बॉडी उस बैक्टीरिया को, मतलब वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आया तो हमारे बॉडी को हार्म कर रहा है, तो हार्म करने के बाद हमारा बॉडी उसको मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे डब्ल्यूबीसी है इसके काउंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसके लिए टर्म यूज होता है ल्यूकोसाइटोसिस। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि डब्ल्यूबीसी बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई। मेडिकल लेवल पे जाके रिपोर्ट देना है हमको डॉक्टर को, तो उसके लिए हमको टर्म लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए टर्म जो यूज होता है वो क्या कहलाता है बेटा? ल्यूकोसाइटोसिस। फिर वो डॉक्टर देखते रहेगा कि वो बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, बट एक पैथोलॉजिस्ट जो होता है उसे भी एक रिपोर्ट बना के दे देता है, एक डायग्नोसिस रिपोर्ट। ठीक है, ये डॉक्टर खुद भी चेक करेगा क्योंकि उसको थोड़ी मालूम क्या हो गया है। जब तक कि वो डायग्नोसिस डॉक्टर खुद भी चेक ना करे तब तक के वो जो है उस पेशेंट को हैंडल नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। ओपीडी तो दे देगा कि ये मेडिसिन ले लो, फायदा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो दूसरा दूंगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ट्रीटमेंट करना है। तो आप ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर बनना, एक्सपेरिमेंट करने वाले डॉक्टर नहीं। ठीक है, झोला छाप डॉक्टर नहीं बनना हमको। ठीक है बेटा, तो अच्छे डॉक्टर बनना है, बेस्ट डॉक्टर, और बेस्ट डॉक्टर बनने के लिए अच्छा हमको स्टडी करना है। और अच्छा डॉक्टर बनना तो हमेशा एक ही चीज याद रखना बेटा, मैंने आपको इसके पहले भी कहा हूं। क्या चीज? कुछ ऐसा पाने की चाह में, याद हो जाना चाहिए बेटा आपको ये, कुछ ऐसा पाने की चाह में जो आपके पास कभी न थी, उसको पाने के लिए आपको हर वो प्रयास करने पड़ेंगे जो आपने कभी ना किए हो। ठीक है, डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर नहीं हो तो डॉक्टर बनने के लिए आपको ऐसी पढ़ाई करनी पड़ेगी जो आपने अभी तक नहीं किए हो। एक बात माइंड में बिठा लो, समझे? तब जाके आप वहां तक पहुंच पाओगे। ओके, तो फिर नंबर डिक्रीज भी होते हैं जब इंक्रीज होते हैं तो देखो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन में बढ़ रहे थे, कभी कभी बेटा इंक्रीज होने के बाद, जैसे टाइफाइड की हम बात करें, किसकी? हम टाइफाइड की यदि बात करते हैं तो टाइफाइड के केस में एड्स या फिर इस केस में डब्ल्यूबीसी के नंबर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं, समझे? फिर इसके बाद नेक्स्ट ल्यूकेमिया, ये ब्लड कैंसर है। आपने देखना कभी कभी देखो बहुत सारी डब्ल्यूबीसी बन जाती है, तो वो ब्लड कैंसर कहलाता है। ब्लड कैंसर जिसके लिए ल्यूकेमिया टर्म यूज होता है।
अब ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोमिया दोनों में WBC के नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, बट दोनों डिफरेंस है, दोनों एक के नहीं है, ये भी याद रखना है। ओके, तो अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के नेचर के बेसिस पर ल्यूकोसाइट के दो टाइप होते हैं। एक तो उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स होंगे तो उसको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, उसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेनुल्स नहीं होंगे तो उसको अग्रेनुलोसाइट कहते हैं। समझे? अब ग्रेनुलोसाइट्स में भी ऐसे जो स्पेसिफिक डाइस है उसको हम कलर कर सकते हैं, क्योंकि WBC का कोई कलर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए कैसी होती है, ये होती है कलरलेस। और कलरलेस होने की वजह से इसको हमको देखना है तो उसको कलर करना पड़ेगा, तो स्पेसिफिक डाई का यूज करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके हम उसे देखेंगे। एसिडिक डाई, बेसिक डाई या फिर न्यूट्रल डाई, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया, एसिडोफिल्स, बेसिडोफिल्स और न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जब आप देखोगे तो ऐसा एक न्यूट्रोफिल सेल रहेगा और सेल में ऐसे बहुत सारे लोब वाले न्यूक्लियस होते हैं। लोब कैसा होता है? मल्टी लोब होता है, इसकी वजह से इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, ठीक है, तो ये पूछा जाता है। तो क्या बताओगे इसको? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, याद रखना बेटा। तो ये जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो लोब न्यूक्लियस होने की वजह से ये यहां पे दिया है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC, ठीक है, समझाइए, आगे बढ़े। फिर इसके बाद ये तो ग्रेनुलोसाइट्स था। अब जो देखेंगे अग्रेनुलोसाइट क्या होता है। तो अग्रेनुलो में साइटोप्लाज्म क्लियर होता है बेटा, कोई ग्रेनुल्स उसमें नहीं देखेंगे। क्लियर है मतलब नो ग्रेनुल्स। न्यूक्लियस जो है डिवाइड नहीं होता है इसमें, लोब में न्यूक्लियस रहेगा तो ऐसा बड़ा सा एक लार्ज न्यूक्लियस रहेगा, या रहा तो ऐसा किडनी के समान रहेगा। तो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, लार्ज मींस L मतलब लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस लार्ज राउंडेड होता है। अब मोनोसाइट का कैसा होता है? किडनी के समान होता है। और ये जो होती है मोनोसाइट, ये एक फैगोसाइटिक सेल्स है, इसलिए इसको स्कैवेंजर ऑफ सेल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, ये बैक्टीरिया को खा जाती है बेटा, ठीक है, ड्रेन आउट करती है, डिस्ट्रॉय करती है पैथोजन को, इसलिए इसके लिए एक टर्म यूज होता है स्कैवेंजर ऑफ सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, उस दिन नहीं बताया था, स्कैवेंजर टर्म याद रखना है, अभी याद आ गया मेरे को, ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े, बोलो, क्लियर हो गया। तो अब एक काम करते हैं, ये जो भी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए हैं, तो इससे रिलेटेड और भी कुछ कंसेप्ट है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो है, जिसमें स्पेशली क्या कह सकते हैं हम लोग, जो जनरल बेसिक से जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो हम समझ लेते हैं। जस्ट वेट, मैं स्लाइड निकाल लेता हूं पहले। कंपैरिजन में हम लोग स्टडी देख लेते हैं थोड़ी सी। ओके, एक मैंने चार्ट जो है, एक टेबल जो है आपको दिखाया, दिखाई दे रहा है। यहां पे देखिए, अभी हम लोगों ने जो स्टडी की है, इसमें एसिडोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इसमें डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे अभी। तो एसिडोफिल्स की बात करें तो साइज बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सभी के आप याद रखो, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लाइफ स्पेन नॉर्मल कॉमन याद रखो, यहाँ पे 10, 12, 14 कितने हैं ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, स्टेन याद रखना जरूरी है। एसिडिक डाई एसिडोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल के लिए न्यूट्रल होता है, ठीक है, इधर कोई डाई का जरूरत नहीं है।
लोब न्यूक्लियस के बाइलोब होते हैं, ये हमने पढ़े थे। मोनोसाइट का किडनी के समान है, लिम्फोसाइट का लार्ज है, न्यूट्रोफिल मैंने बताया मल्टीलोब होते हैं, और बेसोफिल का ट्विस्टेड होता है, एसिडोफिल का बाइलोब होता है, ये हमने देखे थे। नंबर्स परसेंटेज हम लोगों ने ऑलरेडी पहले स्टडी किए हैं, ऐसा आप लोग एक टेबल बनाओगे और ऐसा स्टडी करोगे। कुछ उसके यहाँ पे आपको डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, तो डायग्राम्स भी जो है आप लोग यहां पर देख सकते हो। ठीक है बेटा, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया ना जो बताया मैंने आप लोगों को? इफ यस तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम समझेंगे अभी। क्या हो गया, ये सीधा कर लेते हैं इसको, है ना। तो अभी हम लोग यहां पर प्लेटलेट्स क्या होती है ये देखेंगे। क्या चीज? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का बेटा साइज 2 से 3 माइक्रोन होता है, लाइफ स्पेन इसका 2 से लेके 4 या 5 डेज तक के होगा। 1.5 से लेकर के 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर हमने देखे थे, इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये होती क्या एक्चुअली प्लेटलेट्स, एक बड़ा सा एक सेल था जिसे कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। क्या कहते हैं इसे? मेगा कैरियोसाइट। अब ये मेगा कैरियोसाइट के जब छोटे छोटे से फ्रेगमेंट बने, टुकड़े, तो इस मेगा कैरियोसाइट के स्मॉल फ्रेगमेंट जो है इसे कहते हैं क्या चीज? प्लेटलेट्स। समझा? प्लेटलेट्स जो है मेगा कैरियोसाइट्स जो है, जो कि हमारा बोन मेरो का सेल है, इसके जो स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड जो होते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स वो कहलाता है प्लेटलेट्स। डिस्क के समान हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, और बाई कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं। नंबर का डिक्रीज होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और नंबर का इंक्रीज होना थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये हमने देखे थे, ये प्रोटीन हमको नहीं पढ़ना है, डिसीज हमें नहीं पढ़ना है, फंक्शंस पे आते हैं डायरेक्टली। इतना पार्ट क्लियर हो गया? हेलो, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करो। वेरी गुड। तो अब देखिए यहां पे फंक्शंस की हम बात करें तो एंडोमेट्रियम जो होता है उसको रिपेयर करता है। एंडोमेट्रियम मींस, यदि हम यूटेरस की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम स्टडी करेंगे, तो यूटेरस में जो होती है बेटा ये 3 लेयर से बना होता है। ठीक है, एक मायोमेट्रियम होता है, एक एंडोमेट्रियम होता है, एक इपीमेट्रियम होता है। तो एंडोमेट्रियम की जो रिपेयरिंग जो होती है उसमें हमारा प्लेटलेट जो है ये हेल्प करता है। समझ गए? साथ ही साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, फैक्टर है, इसकी फॉर्मेशन में भी प्लेटलेट जो है एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। और सेरोटोनिन भी एक केमिकल कंपोनेंट होता है, इसका सिंथेसिस भी जो है वो प्लेटलेट से ही होता है। कहां से होता है? प्लेटलेट से। ओके, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक के सारे पार्ट्स आप लोगों के क्लियर हैं? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। इफ यस तो नेक्स्ट पोर्शन जो है वो अभी हम लोग यहां पे समझेंगे। चलो वेरी गुड। तो फाइनली अभी हम लोगों को यहां पर ब्लड क्लॉट क्या होता है और सीरम एंड थ्रोम्बस क्या होता है ये हम समझेंगे। मींस आज का जो मेन टॉपिक है वहां पे हम पहुंच गए। टाइम है अभी हमारे पास, ठीक है, नियर अबाउट 20 मिनट्स है हमारे पास। तो उस 20 मिनट्स में ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म्स जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो एक तो ब्लड क्लॉट क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। एक सीरम क्या होता है, और एक थ्रोम्बस जो है ये क्या होता है। इतने टर्मिनोलॉजी हमें समझना है। तो इतनी टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम लोग ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म समझेंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म्स की यदि हम बात करें तो इस तरह से हमारा ये जो है ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, क्या है ये ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड वेसल्स की बात करें तो बेटा ये जो ब्लड वेसल्स है
ये इस तरह से एक स्पेशल टाइप का स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू या एंडोथेलियम टिश्यू, याद आ रहा है आपको, इसके पहले भी पढ़े थे हमने। तो इस तरह से ये प्रोटेक्टेड रहता है, ये इस तरह से यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल्स रहेंगी जो क्या कर रहा है, वो प्रोटेक्शंस दे रहा है, समझे। अब ये जो प्रोटेक्शन जब दे रहा है तो इसी के साथ साथ इसके इनसाइड में यदि हम देखें तो इनसाइड में यहाँ पे आरबीसी रहेंगी, डब्ल्यूबीसी रहेंगी, प्लेटलेट्स भी रहेंगे, समझे। अब ये सारी चीजें जो है ये तो ठीक है, बट कभी कभी देखना सडनली क्या होता है, आप लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में आपने नाइफ लिए, नाइफ लेते ही कोई तो भी सब्सटेंसेस है जैसे कट कर रहे थे, और कट करने के बाद कुछ हुआ ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एनिमेशन से मैं आपको समझाता हूं तो अच्छे से समझेगा ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट है इसको आप काट रहे हो, ओह क्या हुआ, ब्लीडिंग हो गई, दिखाई दिया, समझा। तो इस तरह का ये जो मैकेनिज्म्स हुआ, मींस ऑब्वियसली किसी को तो पता नहीं रहता कि उसके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो जब इस तरह से वहां पे उसके साथ यदि कुछ हुआ, ठीक, काटते हुए ब्लीडिंग हो गई तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये ब्लीडिंग परमानेंट नहीं हुआ ना, कुछ टाइम के बाद वो रिकवर भी हो रहा है, ब्लीडिंग होना बंद भी होता है। किसी किसी को ब्लीडिंग होना बंद नहीं होती, जिससे हीमोफीलिया कहते हैं, है ना, हीमोफीलिक जो डिसऑर्डर होते हैं तो उसमें ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूअसली होते ही रहती है। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो ब्लीडिंग हो रही थी जिस भी पर्सन को, ठीक है, तो अब जिस भी पर्सन को यहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रही थी यदि हम देखें तो इसमें ये ब्लीडिंग लंबे टाइम तक के नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी जानते हो, क्योंकि क्या रीजन है बताइए। ब्लीडिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारे बॉडी में कोई तो भी एक मैकेनिज्म से जो काम कर रहा है, ठीक है बेटा ध्यान दो इधर। ठीक, अब ये जो मैकेनिज्म जो यहाँ पे काम कर रहा है मींस ब्लड की जो क्लॉटिंग है या कोएगुलेशन जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना बंद हो गया, तो वही चीज हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला जो पार्ट थे ब्लड वेसल्स, ये रप्चर हो गया, रप्चर होते ही अब आरबीसी यहां से बाहर आएंगी, डब्ल्यूबीसी यहां से बाहर आएगी और प्लेटलेट्स भी यहां से बाहर आएगी। बट प्लेटलेट बाहर नहीं जाएगी, प्लेटलेट यहां पे इस तरह से एक जो है प्लैग बना लेता है, ठीक है। अब प्लैग जो है वो बाकी जो ब्लड है उसको लॉस होने से बचाता है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है ब्लड के लॉस का, ये हमारे बॉडी में इस तरह से हो रहा होता है, समझे। तो इस तरह से जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो हमारे बॉडी में जो होगा ये कहलाता है ब्लड कोएगुलेशन का मैकेनिज्म्स। क्या कहलाता है ये कहलाता है हमारे ब्लड कोएगुलेशन का मैकेनिज्म्स। तो अब देखिए यहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो प्लाज्मा है, इसमें क्या क्या देख लेते हैं, यहां पे आरबीसी भी है, इसी में आपको डब्ल्यूबीसी भी दिखेगी, इसी में आप लोगों को क्या चीज प्लेटलेट्स भी दिख रहा है, ओके, ये सारी चीजें हैं। अब यहां पे जो टिश्यू जो डैमेज हुआ है, ठीक है, यहां पे आपका जो है ये डैमेज वेसल्स है, ब्लड वेसल्स। अब जब ब्लड वेसल्स डैमेज है तो यहां पे देखो ये सारे के सारे एक साथ बाहर जा रहे हैं, जब सारे के सारे जब यहां से बाहर जा रहे होते हैं तो बाहर जाने की वजह से ये जो हमारे प्लेटलेट्स वो भी बाहर जा रही होती है। जब बाहर जा रही होती है तो सबके बीच में ऐसा भीड़ लग गई ना, और भीड़ में सारे पार्टिकल बाहर जाएंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने की वजह से ये जो प्लेटलेट्स है ये भी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अब जो डैमेज ब्लड वेसल्स है और डैमेज प्लेटलेट्स दोनों भी एक केमिकल जो है वो रिलीज करती है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे यहां से रप्चर हुआ तो जो हमारा ब्लीडिंग हो रहा है तो इसी तरह से हर सेल्स का अपना प्रोटेक्टिव बाउंड्री है। अब वो जो प्रोटेक्टिव बाउंड्री है यदि वो रप्चर हो रही तो वो भी कोई ना कोई केमिकल्स जो है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो डैमेज प्लेटलेट्स और डैमेज वेसल्स दोनों से एक स्पेशल टाइप का जो केमिकल्स है वो रिलीज होता है जो हमारे ब्लड के क्लॉटिंग के मैकेनिज्म जो उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो जो डैमेज टिश्यू जो होता है ये थ्रोम्बोकाइनेज या फिर प्रोथ्रोम्बिनेज जो है ये एक स्पेशल टाइप का जो केमिकल्स है ये सिक्रेट करता है। तो डैमेज वेसल से जो केमिकल्स या हम प्रोटीन कह सकते हैं जो सिक्रेट हुआ इसका नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज। क्या कहेंगे इसे, थ्रोम्बोकाइनेज। और जो प्लेटलेट जो डैमेज हुई इससे एक स्पेशल टाइप का
प्रोटीन सिक्रेट होता है जो कहलाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहेंगे इसे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों भी मिलके, वैसे दोनों अलग नहीं, दोनों एक ही है, दोनों मिलके एक हमारे बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन जो है प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। तो जो हमारे बॉडी में जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो प्रेजेंट है, उस प्रोटीन को ये दोनों भी मिल करके क्या करेंगे? वो एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म में है तो उसे एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और एक्टिवेट होने के बाद फाइब्रिनोजन जो होता है, उस फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करेंगे, जिससे फाइब्रिन ब्लड के साथ मिलकर उस ब्लड को क्लॉट कर देता है। अब ये कैसे हो रहा है इसको मैं एक फ्लो चार्ट की हेल्प से बताऊंगा, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही वाला पार्ट समझाने वाला हूं, ध्यान देना। एक विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट जो है हम समझेंगे, सारी चीजें अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो यहां पे क्या चीज, एक तो जो हमारा डैमेज क्या था बताओ? टिश्यू है, और दूसरा जो डैमेज है वो क्या है? वीडियो दिखाई नहीं दे रहा क्या बेटा? किससे नहीं दिख रहा वीडियो? बाकी लोगों को तो दिख रहा होगा, देखो रिस्पॉन्स करो जल्दी। किसके साथ प्रॉब्लम है? विजिबल है, दिख रहा है? और देख लो किसी का कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो मैं चेंज कर देता हूं यहां से। जस्ट वेट। अभी देखो किसी के साथ प्रॉब्लम है? अभी भी अभी दिख रहा है? विजिबल है? मैथिली ओके, बाकी लोग ओके हैं? ग्रेट। चलो, तो यहां पे मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूं, क्या चीज बेटा? एक तो डैमेज जो है हमारा, जो है क्या चीज बेटा? एक तो डैमेज टिश्यू, जो कि एक थ्रोम्बोकाइनेज, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन सिक्रेट करता है, जिसको प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं, समझे? और एक डैमेज प्लेटलेट्स होती है जो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट कर रहा है, समझ गए? तो डैमेज प्लेटलेट्स रहेगा और एक डैमेज टिश्यू रहेगा। ठीक, तो दोनों भी मिलके, एक तो हमारा क्या चीज, थ्रोम्बोकाइनेज बताया मैंने आपको, थ्रोम्बोकाइनेज, और दूसरा क्या बताया बेटा? हेलो, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों भी कैल्शियम आयन के साथ मिलके, किसके साथ? कैल्शियम आयन के साथ मिलके हमारे बॉडी में एक प्रोथ्रोम्बिन जो है प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। कैसे है? इनएक्टिव फॉर्म में है। तो थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिन इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा बेटा? एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब थ्रोम्बिन जो है ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अब थ्रोम्बिन का रोल क्या है ये देख लो। थ्रोम्बिन क्या करता है? हमारे बॉडी में एक फाइब्रिनोजन, क्या चीज? फाइब्रिनोजन, ये एक प्रोटीन है जो कि जनरली सॉल्युबल प्रोटीन है ये। तो अभी थ्रोम्बिन जो है इस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन जो रहेगा ये कैसा रहेगा? इनसॉल्युबल रहता है।
तो जो हमारी ब्लीडिंग हो रही थी जहां से, तो ये फाइब्रिन उस ब्लड के साथ मिल करके क्या करेगा, उस ब्लड को क्लॉट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका ये जो ब्लड वेसल्स था और यहां से ये रप्चर हुई है, और जब यहां से ये सारे के सारे जो आपका ब्लड बाहर जो आ रहा है, तो यहां पे जाके इस तरह से नेटवर्क के समान एक जो है एक स्ट्रक्चर जो बन जाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो अब नहीं होगी। ब्लीडिंग को क्या है बेटा, रोक दिया है। समझ रहे हो? तो इस तरह से यहां पे, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इस तरह से यहां पे ये जो प्रोसेस होती है बेटा, ठीक है, ओके ले लिए। तो ऐसा यहां पे होता है। तो एक बेटा ये मैकेनिज्म्स है ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म्स। आपने देखे होंगे ब्लड क्लॉटिंग ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, ठीक है, 2 से 8 मिनट के बीच में जो है ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम जो होता है, ब्लीडिंग ज्यादा देर नहीं होती और बहुत जल्दी क्लॉटिंग भी वहां पे हो जाता है। समझे? तो यही मैकेनिज्म्स है जो हो रही है, जिसकी वजह से यहां पे क्या कह सकते हैं हम लोग, ब्लड जो है वो क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? हेलो? अब इसके बाद ब्लड ग्रुप पढ़ना है, तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक काम करता हूं, जो हम पढ़ रहे थे वही वाला डेटा जो है आपसे मैं शेयर करूंगा फिर से, ठीक है। और उसमें हम लोग जो देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम लोग इसमें, जो ब्लड के क्लॉटिंग का मैकेनिज्म, उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हम जो थ्योरी समझ रहे हैं, कौन सा थ्योरी बेटा, यहां पे एक कास्केड मैकेनिज्म है। कास्केड का मतलब क्या होता है ये समझ लो पहले। देखो एंजाइम कास्केड थ्योरी है यहां पर। एंजाइम कास्केड थ्योरी किसका, ब्लड क्लॉटिंग का। तो कास्केड मतलब देखो, ए से जब बी बनता है, या फिर ए प्लस बी से जब सी बना, तो ये जो सी है ये एक्स को जेड में कन्वर्ट करता है, या एक्स को वाई में। फिर ये जो जेड है ये टी को वाई में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये कास्केड मैकेनिज्म, एक से बना दूसरा, दूसरा वो आगे की रिएक्शन में, और वो आगे की रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म्स है वो क्या कहलाता है, एंजाइम कास्केड थ्योरी। समझे? तो ये जो थ्योरी है ये किसने दिया, ये हमें नहीं पढ़ना है, हम डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये रिलीज हुआ, नंबर 1। प्रोसेस नंबर 2, प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, और थर्ड प्रोसेस जो है फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ। अब ये कैसे हुआ, तो इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स, टिश्यू ने थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया और प्लेटलेट्स ने भी थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। समझ गए? दोनों मिलके रिएक्ट करते हैं एंजाइम की तरह, कैल्शियम के साथ मिलके, जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, जिसको हमारे एनसीईआरटी ने थ्रोम्बोकाइनेज टर्म से रिप्रेजेंट किया है। समझे? तो इसकी वजह से जो हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन बताया था ना ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता, बट ये थ्रोम्बोकाइनेज पहला काम तो क्या कर रहा है, हिपेरिन को इनएक्टिवेट कर देगा। मतलब ये एंटी हिपेरिन की तरह काम कर रहा है। सेकंड थिंग, वही जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, ये एंजाइम जो है इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, बट उसके लिए भी कैल्शियम आयन चाहिए होता है। समझ में आ गया इतना प्रोसेस? अब इतना प्रोसेस होने के बाद नेक्स्ट जो है यहां पे क्या हो रहा है, तो अगला प्रोसेस यहां पे ये आएगा कि जो फाइब्रिनोजन है जो कि प्लाज्मा में सॉल्युबल था, थ्रोम्बिन की वजह से ये फाइब्रिनोजन इनसॉल्युबल फाइब्रस फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया। अब फाइब्रिन का जो नेटवर्क है, जो भी कट हुआ हमारा डैमेज टिश्यू है, यहां पे इस तरह से जैसे पंचर जोड़ते हैं ना हम लोग, याद है ना, ब्लड वेसल पंचर हो गई ये मान के चलो, तो ये पंचर जो हो गई है उसको ट्रैप कर लेगा, जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। समझे? क्लॉटिंग के बाद जो पेल येलो लिक्विड है वो बाहर निकलता है क्लॉट में, वो कहलाता है सीरम। अब देखो बेटा, एक प्लाज्मा और एक सीरम को लेके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हमारे इस ब्लड में, जैसे ये हमारा ब्लड है, इस ब्लड में से हम लोग आरबीसी को निकाल लेते हैं, मतलब ब्लड कार्पसल्स को निकाल लेते हैं, तो वहां पे जो बचता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा में से प्रोटीन जो होता है जैसे फाइब्रिनोजन, उसको बाहर निकाल दे तो क्या बच जाता है बेटा, सीरम।
तो एग्जाम में सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंसेस पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। समझ में आया बेटा? जो मैकेनिज्म थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आप लोगों को, क्लियर हो गया? इसमें एक और चीज ये याद रखना है कि जो कट हुआ है तो ब्लीडिंग टाइम 1 से 3 मिनट होता है और क्लॉटिंग टाइम 2 to 8 मिनट होता है। ठीक है, ब्लीडिंग जब हो रही है तो 1 से 3 मिनट तक की होंगी, लेकिन क्लॉटिंग होने में उसको 2 से 8 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, ब्लड का जम जाना हम कह सकते हैं, वो क्लॉट कहलाता है। अब ये थ्रोम्बस क्या होता है ये समझा दे रहा हूं मैं आपको। संकेत बेटा, ये ऑनलाइन क्लास का समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? देखो यहां पे एक टर्म यूज किया था, सीरम समझ में आ गया, ब्लड क्लॉट समझा, अब थ्रोम्बस क्या होता है वो बता दे रहा हूं। ठीक है, थ्रोम्बस मतलब देखो, जैसे कि सपोज हमारा ये जो ब्लड है, यदि यहां से क्लॉट हो गया तो ये क्लॉट वाले हिस्से में ये टूट जाएगा, यदि टूटने के बाद ये हमारे ब्लड में मूव करेगा, और जब ब्लड में मूव कर रहा है तो किसी ना किसी आर्टरी के साथ जाके ऐसा जो है चिपक गया, तो हमारा ब्लड का फ्लो को ब्लॉक कर सकता है। समझे? तो जब कोई क्लॉट जो रहता है कहीं से ब्रेक हो करके जब हमारा ब्लड वेसल्स में ब्लड के थ्रू कंप्लीटली इधर उधर सर्कुलेट हो रहा है, और सर्कुलेट होने के बाद कहीं ना कहीं जाके हमें हार्म कर सकता है, तो उसके लिए यूज होता है थ्रोम्बस। क्या कहेंगे उसे? उसे कहते हैं थ्रोम्बस। यहां पे भी देखो डेफिनेशन में यही दिया हुआ है। थ्रोम्बस जो है, क्या बता रहे हैं यहां पर थ्रोम्बस को? मतलब जो स्टैटिक क्लॉट जो होता है, यदि वो बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, ठीक है, तो वो क्या करता है बेटा, हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया? बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। आ रहा है बेटा संकेत? क्लियर हो रहा है सारी चीजें? ऑनलाइन समझता है ना सभी लोगों को? ऑफलाइन तो चालू हो जाएगी मे बी नेक्स्ट मंथ से, बोल तो रहे हैं, आइडिया नहीं है अभी। ठीक है, यार कोशिश तो कर रहा हूँ ऑफलाइन जैसे मैं पूरा यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स बोर्ड सारी चीजें दे रहा हूँ, फील तो आना ही नहीं चाहिए आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला। ठीक है, सारा बोर्ड पे प्रेजेंट कर रहा हूं मैं तो बायो का आपको, और साथ ही साथ लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल रही है, 10 बार रिपीट कर करके देख लो। आप खुद बोलोगे बेटा जब ऑफलाइन चालू होंगी तो, कि नहीं सर वो ऑनलाइन ही अच्छा था, कम से कम हम कोई क्लास मिस होती थी तो वीडियो से देख सकते थे, और कोई नहीं समझता था कोई पार्ट तो बार बार हम रिवाइज करके वीडियो को देख सकते थे। आप खुद मिस करोगे इस ऑनलाइन क्लास को। ओके, चलो तो क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। ऑनलाइन ही अच्छा है चलो ऑनलाइन तो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, तो हमारा एक पार्ट है। चलो तो फाइनली आज का जो लेक्चर है हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आगे का पोर्शन नेक्स्ट इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, बने रहिए। जैसे कि मैंने आज आपको थोड़ी देर पहले जो ग्रुप के बारे में बताया था, इस ग्रुप का लिंक है, इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये लिंक है बेटा जहाँ पे सारे पीडीएफ और सारा डेटा मिलता है। जो स्टूडेंट न्यू आए हैं, ये ऑल लेक्चर्स के पीडीएफ और वीडियो यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा बेटा आपको। ओके, और हर पीडीएफ में आपको इस तरह से आपको एक क्या कह सकते हैं, हाइपर लिंक मिलेगा, और यहाँ पे आप क्लिक करके यूट्यूब, टेलीग्राम और लेटेस्ट अपडेट जो है वहां पे आप जा सकते हो, सारी चीजें आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।